So, very good morning, students. So, welcome back in lecture number 6 of dam and spillway. So, in this particular lecture, we are going to be deal with the topic criteria for safe design of earth dams. Next, failure of earthen dams, and what is the different categories of failure. Apart from that, we are going to be cover the topic sloughing of downstream toe and structural failure. Okay, so let us start and complete one by one. तो ये लेक्चर नंबर 6 है डैम एंड स्पिलवे का. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जितने भी टॉपिक्स आप देख रहे हैं जो मैंने अभी तक कवर किए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, और एज अ सिविल इंजीनियर आपको इस सारी चीज़ों के बारे में जानकारी भी होना चाहिए. सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग. क्राइटेरिया फॉर सेफ डिज़ाइन ऑफ अर्दन डैम्स. अर्दन डैम्स के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है सेफ डिज़ाइंस के. ओके, सो the following are the criteria should be followed for safe design of earthen dams. First one is a dam should not be overturned and hence according to that necessary measures should be taken. पहला जो क्राइटेरिया है सेफ डिज़ाइन का, कभी भी डैम ओवरटर्न नहीं होना चाहिए. ठीक है, इसके लिए जो जो भी मेजर्स है उसे हमें लेना चाहिए. ओके, नेक्स्ट बोथ स्लोप्स अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, मतलब अपस्ट्रीम स्लोप और डाउनस्ट्रीम स्लोप शुड बी स्टेबल अंडर रोस्ट कंडीशंस. मतलब जो स्लोप है अपस्ट्रीम मतलब अपस्ट्रीम साइड का और डाउनस्ट्रीम यानी डाउनस्ट्रीम साइड का दोनों क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए. थर्ड वन इज सीपेज शुड बी विद इन डाउनस्ट्रीम फेस. जितना भी ज़्यादा हो सके सीपेज को हम लोग डाउनस्ट्रीम फेस में रखने की कोशिश करें. ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरिया है सेफ डिज़ाइन ऑफ अर्दन डैम्स के. पहला, डैम ओवरटर्न नहीं होना चाहिए और इसके लिए जो जो भी मेजर्स है वो हम ले सकते हैं उसे लेना चाहिए. नेक्स्ट, बोथ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम स्लोप शुड बी स्टेबल अंडर रोस्ट कंडीशंस. थर्ड वन इज सीपेज शुड बी विद इन डाउनस्ट्रीम फेस. सीपेज जो होना चाहिए डाउनस्ट्रीम फेस के अंदर में होना चाहिए. ठीक है. फेलियर ऑफ अर्दन डैम्स. फेलियर्स क्या है अर्दन डैम्स के, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. स्टेट एंड एक्सप्लेन द वेरियस काउजेज ऑफ फेलियर ऑफ अर्दन डैम विद स्केचेस. स्टेट करें और एक्सप्लेन करें कि कौन कौन से वेरियस काउजेज हैं फेलियर ऑफ अर्दन डैम्स के. So there is important types or there is important causes to which earthen dam fail. First one is improper construction method and techniques. पहला जो फेलियर का मेन रीजन है इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर वे में कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया है और उसका जो टेक्निक है वो प्रॉपर नहीं है. नेक्स्ट, इम्प्रॉपर मेंटेनेंस. मेंटेनेंस नहीं होने के कारण भी डैम्स का फेलियर होता है. जैसे कि आप देखते हैं घरों में भी हम लोग हमेशा मेंटेनेंस करते हैं एनुअली. कहीं पे प्लास्टर ये हो रहा है तो कहीं पे कुछ होता है, कहीं कुछ होता है, तो उसके लिए हमेशा मेंटेन करके रखते हैं तभी जाकर के हमारा घर का जो लॉन्ग लाइफ हो पाता है ना. उसी तरीके से डैम्स के केसेस में ये जो भी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स है वहाँ पे मेंटेनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है. ठीक है. नेक्स्ट, इम्प्रॉपर डिज़ाइन ड्यू टू इनसफिशिएंट इन्वेस्टिगेशंस. ठीक है, प्रॉपर वे में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रहा है जिसके कारण भी ये फेलियर होता है. ठीक है. सो द फेलियर ऑफ अर्दन डैम्स में बी ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज. जो फेलियर है उसको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया. इसमें पहला है हाइड्रोलिक फेलियर, दूसरा है सीपेज फेलियर, तीसरा है स्ट्रक्चरल फेलियर. सो आप लोगों ने देखा कि फेलियर जो है मेनली 3 पार्टों में ग्रुप किया गया है. पहला हाइड्रोलिक फेलियर, दूसरा सीपेज फेलियर, तीसरा स्ट्रक्चरल फेलियर. ओके, सो अब एक एक करके सारे के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. सो पहला है हाइड्रोलिक फेलियर. तो हाइड्रोलिक फेलियर होने के रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं. सो पहला रीजन है इरोजन ऑफ द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम फेस. इरोजन के बारे में मैंने बताया था कि पानी के फ्लो के कारण मिट्टी का कट जाना, दैट इज कॉल्ड इरोजन. तो जो फेलियर है इसके कारण भी हो सकता है इरोजन ऑफ स्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम फेस. दूसरा है ओवरटॉपिंग, तीसरा है इरोजन, चौथा है गुल्डिंग, पांचवा है फ्रॉस्ट इरोजन. सारे के बारे में हम लोग एक एक करके देख लेते हैं. ठीक है. पहला है इरोजन ऑफ स्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम फेसेस. सच फेलियर में अकर ड्यू टू वेव्स विच आर काउज्ड बाय फ्लो ऑफ वाटर. वाटर के फ्लो के कारण जो वेव क्रिएट होता है उसके कारण ये फेलियर होता है. दिस टाइप ऑफ इरोजन अकर्स ड्यू टू इम्प्रॉपर स्टोन पिचिंग. मैंने बताया था कि स्टोन पिचिंग क्यों करते हैं, इरोजन को रोकने के लिए. अगर इम्प्रॉपर स्टोन पिचिंग किया गया है मतलब स्टोन पिचिंग प्रॉपर नहीं है तो उसके कारण आपका डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम फेस का इरोजन होगा, मतलब वहाँ से मिट्टी का कटाव होगा जिसके कारण से स्टेबिलिटी जो है अर्दन डैम का डिस्टर्ब होगा. ओके, सो वही लिखा हुआ है अकर्स ड्यू टू इम्प्रॉपर स्टोन पिचिंग of upstream side of dam. Erosion of downstream may occur due to heavy rain
falling directly over the downstream phase and erosion action of the moving waters. So मुझे लगता है इसके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इरोजन के कारण जो हमारा डैम्स है उसका फेलियर हो जाता है। और इरोजन क्यों होता है? हम प्रॉपर वे में स्टोन का पिचिंग नहीं करते हैं, इस कारण वहाँ पे इरोजन होता है। अगर इरोजन से बचाना है तो हम प्रॉपर वे में वहाँ पे स्टोन का पिचिंग करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ओवरटॉपिंग। In this type of hydraulic failure, the water of the reservoir may flow over the top of the dams. ओवरटॉपिंग मतलब होता है कि जो वाटर है वो रिजर्वायर के टॉप ऑफ द डैम से क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, उसको ओवरटॉपिंग कहते हैं। सच टाइप ऑफ फेलियर में आकर ड्यू टू, इस टाइप का फेलियर क्यों होता है? अब पानी मान लो कि यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आप दे रहे हो, पानी यहाँ से फ्लो कर रहा है, यहाँ क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपने वहाँ पे फ्री बोर्ड का प्रोविजंस नहीं रखा है। अगर आपने यहाँ पे फ्री बोर्ड का प्रोविजंस रखता है यहाँ पे, तो ये पानी यहाँ से फ्लो ना होकर के यहाँ पे सफिशिएंट डिस्पोज होता, ताकि वहाँ पे हम पानी को ओवरटॉपिंग नहीं कर सकते, है ना, हमारा स्ट्रक्चर सेफ होता। ठीक है, सो इनसफिशिएंट फ्री बोर्ड नहीं होने के कारण या इनसफिशिएंट होने के कारण वहाँ पे ओवरटॉपिंग होता है। इफ़ एक्सेस फ्लड वाटर इंटर्स इनटू रिजर्वायर, अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्लड वाटर रिजर्वायर के अंदर में चला जाता है तो भी ओवरटॉपिंग होता है। नेक्स्ट है इफ़ लेंथ ऑफ स्पिलवे इज लेस, अगर स्पिलवे का जो लेंथ है वो अगर कम है तो उसके कारण भी ओवरटॉपिंग होता है। स्पिलवे क्या होता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल अब इतना समझिए, अगर लेंथ ऑफ स्पिलवे कम है तो उसके कारण ओवरटॉपिंग होता है। इन द सिंपल सेंस ओवरटॉपिंग मतलब होता है पानी का डैम के ऊपर से फ्लो करना, दैट इज कॉल्ड ओवरटॉपिंग। और ये क्यों होता है, क्या रीजन है? क्योंकि हम फ्री बोर्ड प्रॉपर अमाउंट में प्रोवाइड नहीं करते हैं, वो इनसफिशिएंट अमाउंट में होता है, इस कारण वहाँ पे ओवरटॉपिंग होता है। ठीक है, सो अब इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? टू ओवरकम सच टाइप ऑफ इरोजन ऑन शुड प्रोवाइड सफिशिएंट फ्री बोर्ड। अगर इस टाइप के फेलियर से बचाना है ओवरटॉपिंग से, तो हमें सफिशिएंट अमाउंट में फ्री बोर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा, सफिशिएंट स्पिलवे लेंथ प्रोवाइड करना पड़ेगा एंड मोर टॉप विड्थ, मतलब हमें वहाँ पे फ्री बोर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा, सफिशिएंट स्पिलवे लेंथ प्रोवाइड करना पड़ेगा, और वहाँ पे टॉप का जो विड्थ है, जैसे कि आपने प्रैक्टिकल प्रोफाइल के अंदर में देखा था कि हम लोगों ने ऊपर में टॉप विड्थ प्रोवाइड किया था, ताकि वहाँ पे आसानी से व्हीकल का मूवमेंट हो सके या जो भी पर्पस है रोड को आने जाने के लिए किया जा सके, तो हमारा क्या होगा, हमारा ओवरटॉपिंग के प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। ठीक है, देखिए सारे जो टॉपिक से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर आप सोच रहे हैं डायरेक्टली हम लेक्चर नंबर 6 देखें, तो प्रीवियस का लेक्चर आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना करके सारे लेक्चर्स को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप लोग, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के उस लेक्चर को जरूर देख लें। ओके, नेक्स्ट है टो इरोजन। अब टो इरोजन क्या होता है? इन सच erosion toe of dam may get eroded due to current of water which may come from spillway, bucket and tail water. अब टो क्या होता है? टो ऑफ डैम ऑलरेडी मैंने फिगर में अर्थन डैम के बताया हुआ था, तो ये टो के बारे में दोबारा नहीं बताने जा रहा हूँ। इन सच इरोजन टो ऑफ डैम के इरोडेड, जो टो होता है वो इरोडेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर के कारण होता है। ठीक है, टू अवॉइड सच फेलियर स्टोन पिचिंग शुड बी प्रोवाइडेड अप टू हाइट स्लाइटली मोर दैन द टेल वाटर डेप्थ। सो इसको बचाने के लिए, टो इरोजन से बचाने के लिए, मतलब किसी भी टाइप के इरोजन से बचाने के लिए आपको वहाँ पे स्टोन पिचिंग देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट गुल्लीइंग क्या है? फॉर्मेशन ऑफ गुल्लीज विल ऑल्सो रिजल्ट इन फेलियर ऑफ डैम। टू सेफ गार्ड अगेंस्ट एक्सटर्नल इरोजन, अपस्ट्रीम फेसेस प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड विथ स्टोन कॉल्ड एज ए पिचिंग एंड डाउनस्ट्रीम फेसेस टर्फिंग एंड स्टोन लेइंग एंड बाय प्रोवाइडिंग बम्प्स। अब गुल्लिंग की प्रोफेशंस को बचाने के लिए, मतलब गुल्लिंग के प्रॉब्लम से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे स्टोन पिचिंग करते हैं अप स्ट्रीम साइड में, और डाउन स्ट्रीम साइड में टर्फिंग करते हैं। अब टर्फिंग मैंने बताया था, टर्फिंग क्या होता है, हम लोग ग्रास रूटेड प्लांट को वहाँ पे बैठाते हैं ताकि जो सॉइल का इरोजन है वो मिनिमाइज हो सके। ठीक है, नेक्स्ट फ्रॉस्ट इरोजन, ये क्या होता है? इन द एरिया ऑफ लो टेम्परेचर फ्रॉस्ट में अकर, जहाँ का टेम्परेचर कम है, मिनिमम है, वहाँ पे मतलब फ्रॉस्ट मतलब होता है कि बर्फ़ के साथ बारिश जो होता है उसको लोग फ्रॉस्ट कहते हैं। तो फ्रॉस्ट के कारण, मतलब पानी का टेम्परेचर काफ़ी कम होने के कारण वहाँ पे पानी जम जाता है, तो उसके कारण भी वहाँ पे क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, विच में लीड टू मोर सीपेज ड्यूरिंग समर, जिसके कारण क्या होता है कि समर के दिनों में, गर्मियों के दिनों में वहाँ पे सीपेज ज़्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है, फॉर दिस पर्पस इन सच एरिया एडिशनल मेजर शुड बी अडोप्टेड। सो इस टाइप के एरियाज में हम लोग एडिशनल मेजर्स को प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए हम लोग आगे पढ़ते हैं हाइड्रोलिक फेलियर्स के बाद में सीपेज फेलियर्स क्या होता है। ठीक है, सीपेज फेलियर्स के अंदर में भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि है पाइपिंग थ्रू द डैम्स, डैम के अंदर में पाइपिंग होना, दूसरा है पाइपिंग थ्रू द फाउंडेशंस, थर्ड है स्लफिंग ऑफ द डाउन स्ट्रीम टो। मतलब सीपेज फेलियर के बहुत सारे रीजंस हैं। पहला पाइपिंग थ्रू द डैम्स, नेक्स्ट है पाइपिंग थ्रू द फाउंडेशंस, नेक्स्ट है स्लफिंग ऑफ द डैम्स।
अब पाइपिंग क्या होता है? पाइपिंग मतलब होता है कि मान लो पानी है और पानी का फ्लो जो होता है डैम्स के द्वारा जो होता है, डैम को क्रॉस करके जो फ्लो होता है उसको लोग पाइपिंग कहते हैं। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हो, ये जो देख रहे हो ये पाइपिंग हो रहा है, पानी देख रहे हो ना, यहाँ पे पानी स्टोर है और यहाँ से पानी जो है यहाँ पे फ्लो कर रहा है ये, तो इसको कहा जाता है पाइपिंग थ्रू दी डैम्स। इसके कारण भी फेलियर होता है। नेक्स्ट है पाइपिंग थ्रू दी फाउंडेशन। सो देख रहे हो ये परवियस फाउंडेशन है, यहाँ से पानी जो है नीचे बॉटम मोस्ट पोर्शन में जा करके इस तरीके से यहाँ पे जा रहा है, तो ये भी क्या है? पाइपिंग कहलाता है। ठीक है, तो एक तो डैम के द्वारा पाइपिंग हो रहा है, दूसरा फाउंडेशन के द्वारा पाइपिंग हो रहा है। अब देखो पाइपिंग थ्रू दी फाउंडेशन, आप ये देख रहे हो यहाँ पे वाटर विथ इरोजिव मटेरियल्स। ठीक है, अब पाइपिंग मतलब समझ गए, वाटर को फ्लो करना, ये देखो डैम के थ्रू हो रहा है और डैम के फाउंडेशन के थ्रू हो रहा है, दोनों दो डिफरेंट चीज़ें है पाइपिंग, लेकिन एक डैम के बॉडी के थ्रू हो रहा है। ये क्यों होता है? वाटर विथ सॉइल पार्टिकल कम आउट थ्रू पाइपिंग। ये क्यों होता है? क्योंकि वो तो ऑलरेडी बना हुआ है अर्दन इम्बैकमेंट का, तो मिट्टी का बना हुआ है, तो बीच से पानी मान लो कि कहीं हमारा क्रैक कर गया, कोई भी चीज़ हो गया, तो वहाँ से पानी आसानी से फ्लो कर जाता है, इसलिए हम कहते हैं पाइपिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द डैम्स। और ये तो फाउंडेशन के थ्रू पाइपिंग तो होता ही है, मतलब कुछ ना कुछ पानी सीपेज करता ही है फाउंडेशन के थ्रू, तो उसको हम लोग कहते हैं पाइपिंग थ्रू दी फाउंडेशंस। ठीक है, ये है सीपेज फेलियर के अंदर में। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है पाइपिंग थ्रू द डैम्स, मोर देन 25% ऑफ फेलियर में अकर्स ड्यू टू पाइपिंग, due to presence of sand and gravel, there may be flow of water causing piping leakage through dam which may lead to failure of the dams. More than 25%, मतलब 25% से ज़्यादा फेलियर जो होता है वो पाइपिंग के कारण होता है। ठीक है, जिसका कारण क्या होता है कि क्योंकि हमारे जो डैम बना हुआ होता है, चूँकि ये अर्दन डैम है, तो या तो सैंड या ग्रेवल से बना होगा, या तो क्ले से बना हुआ होगा, या सिल्ट से बना हुआ होगा, तो वहाँ से क्या होता है पानी जो है फ्लो कर जाता है, जिसके कारण वहाँ पे फेलियर होता है। ठीक है, These may develop due to faulty construction, improper compaction। ये क्यों होता है कि मान लो आपने अर्दन डैम्स को बनाया है प्रॉपर वे में, अर्थ को यानी कि जो मिट्टी है, सॉइल है, जो ग्रेवल्स है, उसको आपने प्रॉपर वे में कॉम्पैक्शन नहीं किया है, जिसके कारण ये टाइप का फेलियर होता है। श्रिंकेज क्रैक डेवलप ड्यू टू सेटलमेंट ऑफ द फाउंडेशन, सच अफेक्ट में रिमूव्ड बाई बेटर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। तो इस टाइप के फेलियर को पाइपिंग थ्रू द डैम्स को बचाने के लिए हम लोग प्रॉपर वे में कॉम्पैक्शन करें। ठीक है, तो हम जा करके पाइपिंग थ्रू द डैम्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपने समझा कि किस तरीके से डैम्स के थ्रू पाइपिंग होता है, मतलब जो सैंड या ग्रेवल्स है उसके बीच से होकर के पानी का फ्लो कर जाना, दैट इज कॉल्ड पाइपिंग थ्रू द डैम्स। ठीक है, अब पाइपिंग थ्रू दी फाउंडेशन, जैसा कि आप लोगों ने मैंने ऊपर में दिखाया था फिगर के थ्रू कि डैम के थ्रू कैसे होता है और फाउंडेशन के थ्रू कैसे होता है। सो इफ द सॉइल बिलो फाउंडेशन इज परमिएबल, मतलब जो सॉइल है फाउंडेशन के नीचे का वो परमिएबल है, मतलब पानी वहाँ से आसानी से पास कर सकता है। और इफ फाउंडेशन स्टार्टा कंसिस्ट ऑफ कैविटीज़, और अगर फाउंडेशन के स्टार्टा में कैविटी है, मतलब स्पेस है पानी को क्रॉस करने के लिए, देन वाटर स्टार्ट सीपिंग थ्रू देम विच में इरोड द सॉइल काउजिंग पाइप फेलियर। तो मान लो फाउंडेशन जो है, फाउंडेशन के नीचे का जो ये है, वहाँ पे क्या है प्रॉपर अमाउंट में वहाँ पे क्या है, ये नहीं हो पाया है कॉम्पैक्शन, और वहाँ पे कैविटी बना हुआ है, स्पेस है, तो वहाँ से पानी आसानी से सीवेज कर जाता है, जिसके कारण वहाँ पे पाइपिंग फेलियर होता है। ठीक है, तो ये यही चीज़ है, यही चीज़ मैंने अभी आपको बताया। एक तो ये हो गया, आप देख रहे हो, मान लो कि ये जो मटेरियल है सही तरीके से कॉम्पैक्ट नहीं किया गया, तो यहाँ से एक फेलियर हो गया है, जो कि पाइपिंग थ्रू द डैम्स कहते हैं। और एक ये बॉटम से ये तो होता ही है, क्योंकि पानी का सीपेज होने के कारण फाउंडेशन के नीचे से मान लो कोई भी स्पेस है, कोई भी कैविटी है, तो यहाँ से पानी अंदर आएगा और यहाँ से फेल कर जाएगा। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फेलियर ऑफ द अर्दन डैम्स। ओके, सो मुझे लगता है कि अगर एग्जामिनेशन में आपको आते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ फेलियर, पाइपिंग फेलियर क्या होता है, तो आप आसानी से बता सकते हो। ठीक है, अब देखिए लास्ट जो है स्ट्रक्चरल फेलियर है। सो स्ट्रक्चरल फेलियर क्या होता है? स्ट्रक्चरल फेलियर इन अर्दन डैम्स आर फॉलोइंग टाइप्स। पहला है स्लाइडिंग इन इम्बैकमेंट्स। तो स्ट्रक्चरल फेलियर कहने का मतलब है कि पूरे स्ट्रक्चर का फेलियर हो जाना। ठीक है, तो स्लाइड इन इम्बैकमेंट्स, इम्बैकमेंट का स्लाइड कर जाना। फाउंडेशन स्लाइड, फाउंडेशन का स्लाइडमेंट कर जाना, मतलब अपने जगह से हट जाना। तीसरा है फेलियर ड्यू टू अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के कारण फेल कर जाना। मान लो कि अर्थक्वेक जोन में डैम बना हुआ है और वहाँ पे अर्थक्वेक फोर्स को कंसीडर नहीं किया गया है डिजाइनिंग के समय में, तो उसके कारण भी फेल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है फेलियर ड्यू टू होल काउज बाय बोरोइंग एनिमल्स। मान लो एनिमल्स के कारण डैम्स में कहीं होल हो गया, क्योंकि अर्दन डैम्स होता है, तो ग्रेविटी डैम तो है नहीं, क्योंकि वो कंक्रीट से बना हुआ है, तो अर्दन डैम्स होता है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वहाँ पे एनिमल्स के द्वारा वहाँ पे प्रॉब्लम हो। फेलियर बाय स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग के कारण फेलियर हो जाना। नेक्स्ट फेलियर ड्यू टू लीचिंग ऑफ वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स। अब फेलियर्स के कारण लीचिंग ऑफ वाटर का लीचेट कर जाना, यानी सीपेज कर जाना ग्राउंड के थ्रू,
और सॉल्ट के साथ में, तो उसके कारण भी स्ट्रक्चरल फेलियर होता है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल फेलियर। फर्स्ट वन इज ए slide in embankments, next one is a foundation slide, third one is a foundation due to failure due to earthquake, next one is a failure due to hole caused by burrowing animals, next failure by spreading, next failure due to leaching of the water soluble salts. So these are the important structural failure. ओके सो अभी हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करा है। फेलियर्स के बारे में एग्जामिनेशंस में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों ने इस लेक्चर को बहुत इंजॉय किया होगा। ठीक है, सो अब लास्ट टॉपिक हमारा ये होने वाला है इस पर्टिकुलर लेक्चर नंबर 6 का, जिसमें हम लोग देखने जा रहे हैं कॉज ऑफ फेलियर और उसके क्या क्या रिमेडियल मेजर्स हैं, मतलब किस तरीके से हम उस फेलियर को बचा सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला जो है हम देखने जा रहे हैं बाई ओवर टॉपिंग। पहला जो फेलियर हमने देखा था ओवर टॉपिंग के द्वारा। अब ओवर टॉपिंग मतलब बताया था कि पानी का जो हमारा डैम है उसके ऊपर से फ्लो करना, उसको ओवर टॉपिंग कहते हैं। सो इसको हम कैसे बचा सकते हैं? सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिमेडियल मेजर्स है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पिलवे को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, डिज़ाइन कैपेसिटी ऑफ स्पिलवे एक्यूरेटली, हम स्पिलवे को प्रोवाइड करेंगे जिससे हमारा ओवर टॉपिंग बच जाएगा। नेक्स्ट जो है प्रोवाइड सफिशिएंट फ्रीबोर्ड हम प्रोवाइड करके बाई ओवर टॉपिंग फेलियर से बच सकते हैं। ठीक है, मतलब इधर जो लेफ्ट साइड में आप लोग देख रहे हैं ये काउज ऑफ फेलियर, और इधर में क्या है रेमेडियल मेजर्स है, मतलब उसको हम कैसे बचा सकते हैं। नेक्स्ट है वेव इरोजन। तो मैंने बताया था इरोजन को बचाने के लिए हम लोग स्टोन पिचिंग करते हैं, मतलब इसके रिमेडियल मेजर्स क्या हो जाएंगे, स्टोन पिचिंग एंड वेव ब्रेकर्स ऑन अपस्ट्रीम फेस। हम वहाँ पे स्टोन का बोल्डर्स का पिचिंग कर दें ताकि वेव इरोजन को बचा सके। इसके साथ साथ में हम वेव ब्रेकर्स, मतलब जो वेव जनरेट हो रहा है उसको ब्रेक करने के लिए हम वेव ब्रेकर्स को यूज़ हम लोग कर सकते हैं उसके अपस्ट्रीम फेस में। नेक्स्ट है डाउन स्ट्रीम टो इरोजन, इसको हम कैसे बचा सकते हैं, प्रोवाइड थिक और रॉक टो ऑन डाउन स्ट्रीम फेस। हम लोग वहाँ पे रॉक टो बना सकते हैं, रॉक टो बना करके हम डाउन स्ट्रीम फेस में हम लोग डाउन स्ट्रीम टो इरोजन को बचा सकते हैं। गुल्ली को कैसे बचा सकते हैं, इसके लिए प्रोटेक्ट डाउन स्ट्रीम फेस बाई टर्फिंग, हम लोग टर्फिंग करके गुल्ली से बच सकते हैं। या प्रोवाइड बर्म एट सुटेबल हाइट, या हम लोग बर्म भी बना दें सुटेबल हाइट पे तो भी हम गुल्लिंग फेलियर से बच सकते हैं। बर्म क्या होता है, टर्फिंग क्या होता है, इसके बारे में मैंने लेक्चर्स में ऑलरेडी बता रखा ऑलरेडी। ठीक है, फ्रॉस्ट इरोजन से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा फ्रीबोर्ड को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सीपेज फेलियर। सीपेज फेलियर में हम लोग पाइपिंग से कैसे बच सकते हैं, पाइपिंग मतलब मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। तो पाइपिंग को बचाने के लिए हम लोग COT मतलब कट ऑफ ट्रेंच को लगा सकते हैं। COT मतलब क्या होता है, कट ऑफ ट्रेंच, याद रखिएगा। प्रोवाइड COT एंड इम्परवियस हर्टिंग इन डैम्स, हम लोग इम्परवियस हर्टिंग को बनाए डैम्स के अंदर में। और हर्टिंग क्या होता है इसको भी मैंने ऑलरेडी बताया है। COT मतलब कट ऑफ ट्रेंच, याद रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म में COT। स्लफिंग ऑफ डाउन स्ट्रीम टो, इसके लिए हम लोग प्रोवाइड रॉक टो एट डाउन स्ट्रीम टो, हम लोग रॉक टो को बना दें यहाँ पे डाउन स्ट्रीम टो में। इस तरीके से हम स्लफिंग ऑफ डाउन स्ट्रीम को बचा सकते हैं। अब देखिए स्ट्रक्चरल फेलियर से कैसे बचाया जा सकता है, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम स्लोप फेलियर, इसको कैसे बचाया जा सकता है। केयर शुड बी टेकन एट द एक्सेसिव पोर प्रेशर शुड बी नॉट बीन फॉर्म ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। जब हम डैम का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उस समय हम ये केयर करें कि हमारा जो पोर प्रेशर एक्सेस अमाउंट में डेवलप ना हो। ठीक है, नेक्स्ट अवॉइड सडन ड्रॉडाउन ऑफ रिजर्वायर, मतलब हम इससे बचें कि सडन ड्रॉडाउन करें रिजर्वायर को। मान लो पानी भरा हुआ है पूरा और अचानक पूरा खाली कर दिए, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है, तो वहाँ पे फेलियर के चांसेस होते हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि रिजर्वायर से अचानक सडनली ड्रॉडाउन नहीं करें रिजर्वायर से पानी को। ठीक है, नेक्स्ट स्लोप प्रोटेक्शन फेलियर, इसको हम कैसे बचा सकते हैं, इसके लिए हम अवॉइड स्टीप स्लोप से जितना हो सके बचें और रेगुलर मेंटेन करें स्लोप को, है ना। जो स्लोप होता है उसको हम रेगुलरली वे में मेंटेन करें तो हम स्लोप प्रोटेक्शन फेलियर से बच सकते हैं। ठीक है, फेलियर ड्यू टू अर्थक्वेक, इसको बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो उस वक्त हम लोग अर्थक्वेक फोर्स को कंसीडर करें जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं। ओके, सो अर्थक्वेक प्रेशर शुड बी कंसीडर्ड वाइल डिज़ाइनिंग डैम्स, मतलब हम जब डैम का डिज़ाइन करते हैं उस वक्त अगर हम लोग अर्थक्वेक प्रेशर को लेकर के चले तो फ्यूचर में मान लो अर्थक्वेक कभी आता है तो उस फेलियर से हम बच सकते हैं। ठीक है, सो अभी हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से टाइप के फेलियर है, उसके क्या क्या रिमेडियल मेजर्स है, किस तरीके से हम लोग उस फेलियर से बच सकते हैं। सो अभी हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है, तो मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे ऑलरेडी। कहीं कोई इशू होगा तो आप देखिए, अगर आपको लेक्चर थोड़ा स्पीड लगता है तो आप अपने YouTube में जा करके अपने इस स्पीड को कम कर सकते हैं और उसको स्लो डाउन कर करके आप वहाँ पे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्लो करना चाहते हैं तो आप स्लो करके देख सकते हैं, अगर थोड़ा स्पीड लग रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है।
So thank you student for watching this session. God bless you all.